सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त है और मेरा ख्याल है कि जितना वीकेंड हॉट है उतनी हॉट खबरें होनी चाहिए हमारे पास। सर खबरें बेहतरीन है सर हमारे पास। और सबसे पहले सर आपको ले जाना पड़ेगा सर चाइना। प्लीज़ ले जाएं। सर फिलहाल हम यहीं हैं। सर दो खबरें एक्चुअली। एक चाइनीज़ जो यहाँ पे हैं हमारे, जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, जो यहाँ पे किसी और फॉर्म में आए हुए हैं चाइनीज़ नेशनल्स, उनके हवाले से खबर है, उनकी कुछ शिकायत है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। और दूसरी खबर में आपको सर वाक़ईतन चाइना जाना पड़ेगा। आप तो नहीं जा रहे, लेकिन सर इन स्पिरिट आप भी जाएंगे। अच्छा, तो पहले से ये खबर कर लेते हैं। सर सिंध हाई कोर्ट को मूव किया गया 6 चाइनीज़ फॉरेनर्स की तरफ से कि हमें बेसिकली पुलिस की तरफ से, सिंध पुलिस की तरफ से हरासा जा रहा है, हमारे ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जा रही हैं हमारी मूवमेंट के ऊपर, इस मद में कि सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप अपने घर पे बंद रहें, हम आपको बाहर नहीं जाने दे सकते। अच्छा, उसके बाद सर हमें ये पता चला, इस सारी FIR और सारी जो चीज़ ये मौजूद है कि कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कि जब उन्होंने कहीं जाना होता था तो पुलिस वाले जो थे वो उनसे मांगते थे टिप, और वो टिप होती थी 50,000, 30,000, 40,000 की फॉर्म में। और उसके बाद उनको ये उन चाइनीज़ की प्ली है कि हमें बाहर जाने दिया जाए, तो फिर उनको जाने दिया जाता था। अच्छा, इसके अंदर फिर जो सिंध हाईकोर्ट का 2 मेंबर बेंच है, उन्होंने इनमें 3 लोगों को 3 जगहों को, इदारों को फरीक बनाया। इसके चाइनीज़ एम्बेसी जो पाकिस्तान के अंदर है, जो कौंसलेट है कराची के अंदर, और फेडरल और प्रोविंशियल लॉ ऑफिसर्स जो हैं उनको उन्होंने नोटिस भेजे कि जी आप इस केस के ऊपर थोड़ा देखें क्या हो रहा है, और इसके ऊपर अब तफ्तीश बाकायदा शुरू हो चुकी है और इसके अंदर कोई नतीजा निकलेगा। उसके साथ सर इसके अंदर सर और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है मैं आपको बताता चलूँ। सर एक तो बेसिकली ये हुआ, उसके अलावा 7 इंडस्ट्रियल साइट्स जो हैं उनको सील कर दिया गया, अगेन सिक्योरिटी कंसर्न्स की बेसिस पे, जहाँ पे ये चाइनीज़ जो थे ये काम कर रहे थे। सो ये लोग बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, ये लोग बेसिकली यहाँ से कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, और ज़ाहिर है अपना भी कोई प्रॉफिट मार्जिन वो लेके यहाँ से जाना चाहते हैं। ये 2 बातें होगी सर। एयरपोर्ट के ऊपर भी सर एक कंप्लेंट्स आ रही हैं कि हम जब थ्रू प्रॉपर चैनल वीज़ा लगवा के यहाँ पे आते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर हमें रोक लिया जाता है, और उसके बाद वहाँ पे भी मामलात जो है कोई ब्राइबरी का शुरू होता है, जिसके तहत हमें फाइनली दाखिला मिलता है पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद फिर ये सारे मामला शुरू हो जाते हैं। सर इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि अक्टूबर पिछले साल के 2024 में एक घर जहाँ पे ये चाइनीज़ रह रहे थे, वहाँ पे तकरीबन को 20 लाख रुपए का थेफ्ट भी हुआ, जिसकी FIR जब वो कटवाने गए तो वहाँ पे भी यही मसला हो गया कि FIR कट नहीं रही थी, और उसके अलावा फिर वही सिक्योरिटी कंसर्न। तो सिक्योरिटी कंसर्न सर का बड़ा मसला है। और सर जो एक और इशू इसके अंदर बहुत ज़्यादा है वो ये है कि इनकी मूवमेंट चूँकि बुलेट प्रूफ गाड़ी में होनी होती है, तो वो कहते हैं बुलेट प्रूफ गाड़ी अगर हो भी तो कहा यह जाता है कि नहीं अवेलेबल, और अगर आपको चाहिए तो उसके लिए इतनी अमाउंट देनी पड़ेगी। तो ये तो सर लेने के देने वाली बात हो गई, और लोग जो हैं बड़े परेशान हैं। और ये 6 लोग तो सामने आए हैं, इनका कहना है कि हज़ारों ऐसे चाइनीज़ लोग यहाँ पे हैं जिनके इन्हीं किस्म की शिकायत हैं, और अब क्योंकि सर हाई कोर्ट के अंदर ही उन्होंने केस कर दिया है, तो ये डेफिनेटली, और जैसे मैंने कहा फेडरल लॉ मिनिस्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, ये एक नेशनल इशू बनेगा। इसके साथ साथ अगर तो ये सिंध की हद तक हो रहा है, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ ये और शहरों में भी जहाँ पे चाइनीज़ हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी हो रहा होगा। इसको गवर्नमेंट को बहुत करीबी से देखना पड़ेगा और इस मसले को रिजॉल्व, क्योंकि अगेन ये लोग यहाँ पे टूरिज़म के लिए नहीं आए हुए, ये लोग यहाँ पे कोई और चीज़ के लिए नहीं आए हुए, ये लोग यहाँ पे आए हुए बिज़नेस के लिए, और इनकी हुकूमत जो है और हमारी हुकूमत जो है इस चीज़ को ऑन द फेस ऑफ इट इनकरेज करती है। तो अगर तो इनकरेजमेंट के बाद आपकी पुलिस लेवल के ऊपर इसको डिस्करेज किया जा रहा है, तो ये सारे अफसरान, अगर तो ये सारी बातें सच साबित होती हैं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। देखिए, मैं इसमें ना सिंध पुलिस को तो ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। उसकी वजह ये है कि एक किसी बुजुर्ग ने कहा था कि पुलिस कहीं की भी हो, होती पंजाब पुलिस है। वाह वाह सर। तो लेकिन चलिए, ये तो ज़राए तफन्नन। बाकी बात ये है कि आपने बिल्कुल ठीक ये कहा है, ये जितनी चीज़ें आपने गिनवाई हैं, यही तो वो रेड टेपिज़म है। मतलब वो जो एक ज़रूरत पेश आई SIFC बनाने की, वो क्यों आई कि जी रेड टेपिज़म बहुत ज़्यादा है इसमें। अभी आप जो कह रहे थे कि सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल ज़्यादा हैं, यकीनन ज़्यादा होंगे, लेकिन आप अगर गिनते चले जाएं, मतलब यहाँ पर ऐसा भी हो चुका है नाउ दैट
इशू इज़ रिजॉल्व, लेकिन एक खातून चाइना से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आई और यहाँ पे उनकी डील चल रही थी एक कारखाने के साथ लाहौर में। वो डील फिर जो है कुछ उनके जो मुतालबा थे वो पूरे नहीं हुए, वो डील क्रैश कर गई। उन्होंने कहा चलो ठीक है नहीं करते। तो उसके बाद जब उन्होंने अपने पैसे वापस ले जाने चाहे तो उनका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया और वो इवेंचुअली खैर अब मसला सेटल हो गया है, वो दोबारा उनकी डील भी हो गई है, वो यहाँ पे करने जा रही है। तो अगेन ये रेड टेपिज्म इतना ज़्यादा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, SIFC अगेन नीयत बहुत अच्छी है कि जी हमने रेड टेपिज्म को ख़त्म करना है, लेकिन इसका तब तक फ़ायदा नहीं होगा कि अगर उसके होते हुए आपका जो ऑलरेडी एक जो निज़ाम है ब्यूरोक्रेटिक वो ठीक नहीं होता। मतलब देखें कि एक ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम अपनी जगह पर मौजूद है और एक अब साथ में पैरेलल SIFC है जो कि डील करता है फॉरेन इन्वेस्टर के बिहाफ पर उस ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम के साथ। तो अब एक के बजाय दो निज़ाम खड़े हो गए हैं। बेसिकली तो मकसद ये है कि इस वाले को जो जिसने रहना है हमेशा उसको ठीक फिक्स कर दिया जाए। तो अगर ये नहीं हो रहा तो हर किस्म की जो कोशिश है ना वो बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। सो बाकी जाहिर है मतलब अगर किसी को हरासा किया जा रहा है, अगर उनको सहूलियात पूरी नहीं मिल रही, अगेन ये जो आपने तो बात की ना कि ब्राइब देनी पड़ती है, ब्राइब ना भी देनी पड़े, जो रेट है बुलेट प्रूफ गाड़ी का वो बहुत ज़्यादा है। अगेन वो मुझे समझ आती है कि वो क्यों बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास वो गाड़ियाँ कम होंगी, अभी जो चाइनीज़ आ गए हैं वो ज़्यादा होंगे, सिक्योरिटी थ्रेट अपनी जगह पे मौजूद है, फ़ाइन आई गेट इट। लेकिन अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि अब हमें आज इस इशू का पता लग गया है, हमें पता है कि ये इशू अगले कोई 6 महीने में तो ख़त्म होने जा नहीं रहा। अब ऐसा करते हैं, लेट्स इन्वेस्ट इन मोर बुलेट प्रूफ कार्स। अच्छा लेट्स इन्वेस्ट कि हम कैसे अपनी मौजूदा गाड़ियों को यहीं बैठे हुए को बाहर से बहुत ज़्यादा हेल्प लिए बगैर ख़ुद से बुलेट प्रूफ कर सकते हैं। सो इस तरह की सारी चीज़ें आई एम होपफुल। मुझे काश कोई ये यकीन दिला दे कि किसी एक कमरे में 6 लोग अक्लमंद बैठ के इस बारे में सोच रहे हैं, एक पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि मतलब ये दीज प्रॉब्लम्स आर हेयर टू स्टे। और चाइना जो है वो इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट शो कर रहा है पाकिस्तान में वो चाइना है। सो इस वक्त हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी चाइना होनी चाहिए। सर बिल्कुल फ़र्स्ट प्रायोरिटी चाइना होनी चाहिए। इसके अंदर अगेन मैं ये फ़र्क वाजे करता जाऊं कि ये देखें ना, एक तो CPEC का मंसूबा है जिसके लिए बहुत सारे चाइनीज़ लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंटल चीज़ आया। वो फिर कंपनीज जो चाइना यहाँ पे भेजती है वो गवर्नमेंट प्योरली नहीं होती, सेमी गवर्नमेंट होती हैं, बट कॉन्ट्रैक्टर्स गवर्नमेंट के होती हैं, तो उनका मैंडेट वो होता है। ये तो वो लोग हैं जो यहाँ पे प्राइवेट बिजनेसेस के साथ एक मुआहदा करके आगे चल रहे हैं। मतलब कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस होता होगा, कोई अपनी एक्सपर्टीज़ ला रहा होगा, कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ला रहा होगा। उसके बाद अब ये देखें सिक्योरिटी कंसर्न्स, मैं समझता हूँ कि ये एक पुलिस वाले जो जेन्युइनली सिक्योरिटी कंसर्न होगा वो उनको कहते हैं कि जी फिलहाल अब घर पे ना, इस वक्त बाहर ख़तरा है, तो ये बात तो ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो बेहतर होते हैं, खुदा ना खास्ता को हादसा हो जाए, यहाँ पे हो चुके हैं एक बात। लेकिन इस प्रिवेंटिव मेजर के अंदर से अपनी कमाई करने का को अगर लूप होल निकाल रहा है कोई शख्स और उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो ये बात जो है ये बिल्कुल भी हमें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। सर नंबर 2 देखें, आज के दिन चाइनीज़ जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज से मेरे ख्याल में पिछले साल के मिड में यहाँ पे एक सऊदी वफ्द आया था बिजनेसमैन का जो उनके प्राइवेट बिजनेसेस में, और उन्होंने भेजा था यहाँ पे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखें। वो भी SIFC की अम्ब्रेला के अंदर ही एक चीज़ हुई थी, और उसके बाद से कुछ ना कुछ उसके अंदर डेवलपमेंट चल रही होगी, आई एम अज्यूमिंग। तो कल को यहाँ पे अगर सऊदी अरेबिया से कुछ लोग आना चाहते हैं, उनके नेशनल्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ला के, तो क्या उनके साथ भी आप ये करेंगे? ये भी एक सवाल है। पोर्चुगल से कोई आना चाहता है, अर्जेंटीना से आना चाहता है, UK से आना चाहता है, क्या उनके साथ भी यही चीज़ होगी? देखें ना, ये इंटरनेशनल खबर बनेगी, ये चाइना के अंदर ये बात हो रही होगी। वो जो मेज़ है जिस पे 6 लोग बैठे हैं, सर मुझे यहाँ का तो नहीं पता, वहाँ ज़रूर बैठे हुए हैं वो, और वहाँ पे डिस्कशन हो रही है इस चीज़ के ऊपर कि जी ये क्या हो रहा है हमारे लोगों के साथ। तो ये एक बुनियादी आपकी ड्यूटी सर वहाँ पे अगर उनकी गवर्नमेंट बैठ के ना भी सोच रही हो, वहाँ पे जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं कि अच्छा जी वो हमारा दोस्त क्या था, वो कितने पैसे बना रहा है पाकिस्तान में, नहीं वो तो हरासा हो रहा है, तो अब एक नया इन्वेस्टर जो आ सकता था वो रुक गया। हाँ नहीं, उसको कहता होगा यार कि मैं तो कमाने आया था, जो कमा रहा हूँ यहाँ दे रहा हूँ, और जाके मैं घर से बाहर जाएगा। और सर ये देखें ना, ये जो बेसिकली अगर आप कानूनी शिक इसकी देखें, तो अगर किसी को उनकी इजाज़त या अगेंस्ट हिज विल अपने ही घर में भी रखा जा रहा है, तो वो भी इज टैंटमाउंट टू किडनैपिंग। तो ये सारा कुछ जो है इसके ऊपर बड़ा केयरफुली चलना चाहिए आपको, क्योंकि ये सिर्फ इन 6 लोगों की बात नहीं हो रही।
ये फ्यूचर की बात हो रही है कि यहाँ पे और लोग जो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं वो करें। और दूसरा सर इसके अंदर लास्टली ये हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर भी इसका इफेक्ट आता है कि फ़र्ज़ करें एक शख्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे बाहर से किसी फर्म को ला रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और वो कह रहे हैं कि यार मेरा बिजनेस ग्रो होगा, इससे उसका बिजनेस ग्रो होगा, तो वो टैक्स ज़्यादा देगा, टैक्स ज़्यादा देगा, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, एक्सपेंशन करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। वो भी 10 दफ़ा सोचेगा यार कि जब यहाँ आके मैंने पुलिस वालों को झेलते रहना है, उस बंदे को अपने फैक्ट्री तक पहुँचाने तक, प्रेमिसेस तक पहुँचाने तक, तो रहने दो, अभी इस साल एक्सपेंशन नहीं करते। तो ले सर एक और रीज़न कि यहाँ पे जो चलते फिरते बिजनेसेस हैं वो उसी साइज़ पे मेंटेन क्यों रह रहे हैं, एनर्जी छोड़ दें, पुलिस आ गई, एक और रीज़न आ गया, वेरी सैड। सर अब आगे चलते हैं प्लीज़। तो सर दूसरी मैंने खबर आपको कही थी कि उसमें चाइना जाना पड़ेगा। तो सर विक्ट्री लैब उसको कह लें या जो भी कह लें, लेकिन ये खबर कंफर्म हो चुकी है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं उनका फरवरी के महीने में चाइना का दौरा जो है वो डन हो गया। प्रेसिडेंट शी से उनकी मुलाकात जो है वो तय हो गई है और फरवरी के अंदर जो है द प्रेसिडेंट विद हिज सन विल ट्रैवल टू चाइना एंड वहाँ पे उनकी जो मीटिंग है उसका एजेंडा जो है वो इस वक्त तक अनक्लियर है। लेकिन हमें ये पता है कि ये इंसिडेंट जो हमने मेंशन किया है ये भी एजेंडे का हिस्सा हो सकता है, हमें नहीं पता, बट पहले की भी माजी की भी कुछ नाराज़गियाँ जो हैं उनकी खबरें जो हैं वो चल रही थी न्यूज़ साइकिल के अंदर, हमने उनको डिस्कस भी किया है और ये भी हमने कहा था कि अब इस सारे मामले को हल करने के लिए हमेशा की तरह पीपल्स पार्टी अपना एक डिप्लोमेटिक रोल जो है वो अदा करेगी थ्रू प्रेसिडेंट ज़रदारी, थ्रू उनके जो दीगर कुछ MNAs जिनको फॉरेन पॉलिसी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो जाके वहाँ पे ये मसला आपका आयरन आउट कर सकते हैं। तो सर मुझे लग रहा है कि वो होने को जा रहा है। सर देखें अभी 2025 का जनवरी का महीना चल रहा है, इसके बाद 11 महीने और हैं, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये इस साल की सबसे बड़ी खबर है। देखिए आप मेरे साथ आर्ग्यू ही नहीं कर सकते कि इस वक्त दुनिया के जो दो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं वो उनमें से एक ट्रंप साहब हैं और एक शी जिनपिंग साहब हैं, ठीक है। अच्छा, और पाकिस्तान के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्योंकि अमेरिका तो हमें ना आजकल एड दे रहा है, ना हमारे साथ कोई सरकारी तौर पे या रियासती तौर पे कारोबार कर रहा है, तो मतलब ठीक है कि IMF के साथ हमारा एक चल रही है डील और उसमें कोई 17% की वेटेज अमेरिका की है, लेकिन अदरवाइज़ हमारे को उनसे उस तरह के ताल्लुकात नहीं है। ऑन दी अदर हैंड चाइना जो है वो तो हमारे जो लोन्स हैं उनको भी बार बार रोल ओवर कर रहा है। उसके अलावा हमारा CPEC चाहे सुस्त है चाहे तेज़ है, बहरहाल चल रहा है, फ़ेज़ 2 की बात हो रही है। फिर वहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, तो चाइना सर IMF भी बहुत डिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर रोल ओवर्स पे जो आपका 7 बिलियन का है। एग्जैक्टली और फिर इस वक्त जो वो एक मसला फंसा हुआ है कि क्या हम IMF के पैसों से डेट चाइना का क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर अगेन हम अभी तो हमने जो दूसरे कई और IPP से तो रीनेगोशिएट किया है, अब वी ऑल्सो वांट कि ये CPEC के तनाजुर में जो IPPs बने थे हम उनसे भी रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। सो अगेन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तनाजुर में तो शी पिंग से ज़्यादा अहम शख्स इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, उनके साथ अगर मीटिंग तय हो जाना, देखें चाइना तो वफ्द आते जाते रहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले भी शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, शायद हमारी CM साहिबा भी गई थी, लेकिन शी पिंग से नहीं टाइम मिलता। देखें अभी वो मतलब अमेरिका ने ट्रंप साहब की हल्फ बर्दारी की जो तकरीब थी उसमें भी शी पिंग साहब को बुलाया था, तो वो खुद नहीं गए, उनके वाइस प्रेसिडेंट गए। तो शी पिंग साहब से जो मिलना है ना वो एक बहुत मुश्किल चीज़ है, तो वो अगर हो गई है, अगेन देखें पाकिस्तान में तो जिस तरह का सिस्टम है उसमें जो सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी है या जिसको होना कम से कम चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर है। तो अगर शी पिंग साहब ने हामी भरी है मुलाकात की सदर साहब के साथ, जो कि समझा जाता है कि एक सेरेमोनियल पोस्ट है, तो इसका बहुत आप देखें लॉन्ग टर्म और इस वक्त भी के जो बाहमी आपसी ताल्लुकात हैं वो कितनी बड़ी चीज़ एक प्ले कर रहे हैं। और अब जब मतलब मुझे ये लगता है, अगेन मेरी अजम्पशन है, गलत हो सकती है, कि इतनी अहम मीटिंग ऐसे नहीं होगा कि जरदारी साहब को जब पता लगा होगा कि वो तैयार हो गए हैं मिलने के लिए तो उन्होंने फ़ौरन कहा होगा हाँ चल ठीक है वो मिल रहे हैं तो मैं तो मिल ही रहा हूँ। जरदारी साहब ने यहाँ रियासती तौर पे बहुत सारे प्रोमिसेस लिए होंगे, बहुत सारे गारंटीज़ ली होंगी। उसकी वजह ये देखिए सर, किसी का 5 मरले के घर की ट्रांसफ़र का मामला चल रहा हो ना, स्टैम्प पेपर पे आप सिर्फ उसके जो है वो एक विटनेस हो तो आपको मुसीबत पड़ी होती है कि यार मैं किस काम में मुझे डाल दिए।
दो मुल्कों के इतने बाहमी लेवल के, बड़े लेवल के मामलात होंगे, उसमें जरदारी साहब एक गारंटर के तौर पे अगर आएंगे तो कितना उनके भी, आप देखें ना, उनका स्टेक भी किधर चले जाता है। तो ये बहुत अहम है। दूसरी चीज़ इसमें जो मज़ेदार बात हुई है वो ये है कि ये जैसी खबर आई है तो एक दो दिन के फ़र्क से आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी ने वो जो कमेटी तश्कील दी हुई थी नून लीग के साथ मुज़ाकरात की कि पंजाब में इन रोड्स या पंजाब में या वैसे भी उनके जो भी मामला वो तहलील करती, उन्होंने तहलील कर दी। उन्होंने कहा नाउ वी डोंट नीड यू, नाउ वी, अब हमने आपसे कुछ लेना नहीं है, अब हमने आपको बताना है कि आप क्या करोगे। सर देखिए, ऑफ कोर्स ये सारा कुछ जो है ये कंजेक्चर है, हम अजम्पशन कर रहे हैं। मतलब बतौर ऑन द फेस ऑफ इट तो इत्तेहादी जो हुकूमत है उनके मामला बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये खबरें जो हैं ये आज से कुछ देर पहले, बल्कि क्या सर, ये तो हफ्ते का एक रिचुअल बन गया था कि पीपल्स पार्टी जो थी, कोई भी नून लीग जो चीज़ करती थी उसके अंदर कहते थे जी कि देखें ये मामला जो हैं ये कुछ ठीक नहीं, आपने हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लिया, तो इसकी भी एक लिमिट होती है। तो अगेन बात हो रही है हरी साहब की, जिनका जो मनूवरिंग का स्टाइल है वो यही है कि ठीक है यार, फिर मैं जो हूँ मतलब एक 1 और 2 और 6 स्टेप्स अहेड थोड़ा सोचता हूँ, तो ये उस चीज़ की भी एक अक्कासी कर रही है। उसके साथ सर सबसे बड़े जो तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा जो हमने देखे जब से इत्तेहादी गवर्नमेंट आई है पिछले साल के फरवरी से, वो ये थी कि पंजाब के इन रोड्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी का एक वादा किया गया था उनको। अच्छा, उसके बाद से जब यहाँ पे मरीम नवाज़ साहिबा ने चीफ मिनिस्ट्री जो है संभाली, उसके बाद से उसके अंदर एक स्लो डाउन आया, मसले मसाइल बढ़े, पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ी, वादे हुए, वादे टूटे, फिर वादे हुए, फिर वादे, ये एक साइकिल सा बन गया है। तो उसका अल्टीमेटली जो था, एक हुकूमत को भी एक जो चाइना के साथ मसले मसाइल अगर तो चल रहे हैं, जो कि हमने सुना है चल रहे हैं, उनको कवर करने के लिए जब आपने पीपल्स पार्टी को यूज़ करना है तो उनकी जो क्लियर एक बात है कि यार हम इन इलेक्शंस के बारे में तो हम सोच ही रहे हैं, हमने कर लिया इसके अंदर जो करना है, हम सोच रहे हैं आगे द फ्यूचर ऑफ द पीपल्स पार्टी, जिसके अंदर पंजाब जो वो लूज़ कर बैठे हैं उसके अंदर रीगेन कैसे करेंगे। वो ब्यूरोक्रेसी से कर सकते हैं, वो और चीज़ों से कर सकते हैं। तो वो वादे जो हैं जो किए गए थे, प्रोमिसेस मेड बट प्रोमिसेस नॉट केप्ट, अब हुकूमत के लिए बहुत प्रेशर है कि ये एक हाई लेवल मीटिंग जब भी होगी, फरवरी के महीने में कहा जा रहा है, अगर तो प्लान्स चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन अगर ये हो गई तो फिर आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जो लिस्ट ऑफ थिंग्स वो वहाँ से लेकर आएंगे उनके ऊपर हमें बहुत गौर करना पड़ेगा, और तब उसको हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर आपको अब ले जाना पड़ेगा सर जो आपकी फेवरेट जगह सर, FBR। सर समझ आ गई सर, आपने सर जो मैं रूट बनाया होता है आप उस पर पहुंच गए सर। केक काट रहे हैं हम कि नहीं? केक नहीं हो रहा सर, केक वाली बात ही नहीं है सर। अलबत्ता सर नई ताज़ी स्कीम्स जो हैं वो वहाँ से उभर के आ रही हैं, और हम उन स्कीम्स के फैंस हैं क्योंकि उससे कोई ना कोई रिज़ल्ट इंशाल्लाह निकलेगा सर। तो सर ये स्कीम जो है वो ये है कि जी टैक्स चोरी की जो निशानदेही करेगा सर उनको 20% इनाम मिलेगा। ये बेसिकली अगर आपने निशानदेही कर दी कि जी कहीं टैक्स चोरी हो रही है तो उसके ऊपर जब रिकवरी होगी उसकी, तो उस रिकवरी का 20% जो है उस शख्स को मिलेगा जिसने इस लफ्ज़ सर डेयर एसेट मुखबरी की हो सर। इसका लफ्ज़ है विसल ब्लोअर सर, तो मुखबरी होगी ना सर। तो जो विसल ब्लोअर होगा सर उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि आपको हम अमाउंट रिकवर्ड का 20% जो है देंगे, और मेरे ख्याल में जो शख्स जिसने चोरी की हुई है उसने जितना जो टैक्स चोरी किया उसका जुर्माना 100% होगा। मतलब अगर 20 रुपये आपने चोरी की है तो 20 रुपये आपको देना पड़ेगा, और 20 रुपये आपने वो देने हैं और 20 रुपये ऑन टॉप ऑफ इट जुर्माना देना है, और उस 20 रुपये का जो 20% है वो चला जाएगा आपके जो विसल ब्लोअर भाई हैं। तो सर ठीक है, ये भी करके चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या बनता है। ऑब्वियसली इसके अंदर सर कंसर्न्स काफ़ी सारे हैं। एक तो ये कि इस पर्टिकुलर चीज़ को यूटिलाइज़ भी किया जा सकता है अगर आपकी किसी से कोई और मसले मसाइल हैं और आप डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉई हैं, आप वहाँ पे एक फॉर्मर अकाउंटेंट हैं या आप उसके फॉर्मर पार्टनर हैं, तो आप इस चीज़ को यूटिलाइज़ करके आप बता सकते हैं FBR को जी यहाँ ये मसला हो रहा है। तो ना सिर्फ आप 20% इंजॉय कर सकते हैं बल्कि आप अब किसी को नुकसान जो पहुँचाना आपको दिल कर रहा है पहुँचाने का, पहुँचा पाएंगे। हाँ जी, देखिए मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि एक रेगुलर आदमी जो है वो तो अगर इफ़ ही हैज़ बिन इन बिजनेस विद अ मेंबर पार्लियामेंट तो वो तो समझ में आती है कि जी इस साल में इतने की ट्रांजैक्शन तो मेरी इससे हुई थी तो इतना टैक्स तो बनता है। लेकिन ये मेंबर पार्लियामेंट ने जो अपने गोशवारे अपलोड किए हैं जो सालाना उनको करने होते हैं, जो कि पब्लिक कंजम्पशन
के लिए होते हैं, तो इसमें तो उसका टैक्स उससे कम है, तो इसने ज़रूर टैक्स चोरी की है, तो ये तो हो सकता है। अदरवाइज़ मैं आपकी मुखबरी कैसे करूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने टैक्स चोरी किया या नहीं किया? अगेन ये तो आप जो है वो बेसिकली एक रास्ता खोल रहे हैं कि शायद जो टैक्स लॉयर्स हैं वो ख़ुद मुखबरी करें सबसे पहले कि जी इधर टैक्स चोरी हुई है, उसके बाद जब वो ऑडिट खुल जाए तो फिर इनकी तरफ से भी, क्लाइंट की तरफ से भी वही लड़ें, उनकी तरफ से भी वही लड़ें, दोनों तरफ से माल बनाएं। आई डोंट नो, अगेन अजम्पशन, कंजेक्चर, व्हाटएवर यू कॉल इट, ये वो है। क्योंकि मतलब अगर मैं एक बस ये राय रखता हूँ या ये तासुर रखता हूँ कि अच्छा जी आपका जो लाइफस्टाइल है वो तो बड़ा शानदार है और मुझे लगता नहीं कि आप ज़्यादा टैक्स देते होंगे, और मैं बस ऐसे ही एक हवाई मुखबरी कर दूँ कि जी ये टैक्स चोरी करते हैं, तो मेरे ख्याल में कि इस तरह की मुखबरी इसलिए करामद नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जहाँ पे कोई काम करना चाहता है। तो मतलब अगर उन्होंने बैठ के सारे आपके गोशवारे पढ़ने हैं और सारे आपके एसेट्स देखने हैं, कर सकते हैं, वो तो वो वैसे ही कर सकते हैं, उसके लिए मुखबरी क्या ज़रूरत है? मुखबरी का तो मतलब ये है कि मैं पिन पॉइंट करूँ कि ये तीसरे महीने में जो चौथी ट्रांजैक्शन हुई थी ना, वो देखें वो कि उसका किधर है। तो वो तो मुझे तो नहीं पता आपके बारे में कि आपने क्या किया था। तो ये बेसिकली तो मुझे लगता है कि टैक्स लॉयर्स के लिए ना एक रास्ता नया खुल जाएगा, अदरवाइज इसका कोई बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह फ़ायदा ना हो सर। बिल्कुल सर, इसके अंदर सर वो जो हेड है ना जिसके आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बता तो कौन सा हेड है, सबसे बड़ा घपला होता है सर, उसको आप कहते हैं डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन जहाँ पे डायरेक्टर साहब जो हैं वो उन्होंने थोड़ा बहुत पैसे लिए लोन के तौर पे, डायरेक्टर लोन का जो हेड होता है सर, उसके बाद वो डायरेक्टर ने लोन लिया, वो कुछ देर लोन उनको दे रखा कंपनी ने, एकदम से वो पैसे वापस आ गए कंपनी के अंदर। तो ये सर अगर ये कोई भी टैक्स वाले देख रहे हैं तो ये हेड जो होता है सर सबसे ज़्यादा इसको यूटिलाइज़ किया जाता है क्योंकि ये मज़ेदार हेड है सर उसके सॉरी। उसके अलावा सर आप ये देखें कि हमने लास्ट वीक सर ये खबर शायद की थी या नहीं की थी कि 1000 लगभग गाड़ियां जो हैं वो FBR के एम्प्लॉइज़ ने ऑर्डर की हैं, मतलब FBR ने। तो सर उस पर काफ़ी मसला हुआ। एक तो कॉन्फिडेंस का लेवल आप चेक करें सर कि वो टेंडर के बगैर सब कुछ किया गया था, एक ही कंपनी को अलॉट किया गया था, वो निजी कंपनी जो थी वो तकरीबन 1000 गाड़ियाँ इनको दे रही थी, उसका बिल मेरे ख्याल में 360 बिलियन से ऊपर था। तो इसके अंदर फिर ये बात शुरू हो गई, ये एक कमेटी के अंदर बात छिड़ बैठी कि जी ये किस किस्म का इंसाफ है कि एक इदारा जो कंसिस्टेंटली अपने टारगेट्स को मीट नहीं करता उनको रिवॉर्ड किया जा रहा है गाड़ियों के साथ, और वो भी गाड़ी जो है वो कैटेगराइज इस शहर में, इस मुल्क में रादर वो एक लग्जरी कैटेगरी गाड़ी कैटेगराइज होती है, मतलब वो लोअर एंड गाड़ी नहीं है, 1200 सीसी से ऊपर गाड़ी है, तो वो उनको दी जा रही है। तो क्यों है ये? तो फिर PM साहब खुद इसके अंदर इन्वॉल्व हुए और उन्होंने फिल वक्त इस चीज़ को रोक दिया। जी उन्होंने रोक दिया, लेकिन उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने इतनी बड़ी ट्वीट की है। ख्वाजा साहब इतनी बड़ी ट्वीट कर सकते हैं? हाँ, मतलब वो जो बैंड है ना उस पर ख्वाजा साहब ने इतनी बड़ी ट्वीट की, और वो ये है कि जी तमाम इदारे जो हैं उनका 2012 के बाद भी उनका अप्रेजल भी लगता रहा है, उनको और चीज़ें भी मिलती रही हैं। FBR के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो अब इतने अरसे बाद FBR की अगर इतनी सी डिमांड थी कि जी हम फ़िज़िकली कैसे चेक करें कि जिसने जो गोशवारे जमा कराए हैं उसके एसेट्स वही हैं, बदल गए हैं, कैसे हैं, तो हमने फ़िज़िकली जाना होता है, तो हमें गाड़ियाँ तो दे दी जाएँ। तो अगर 2012 से लेके आज तक को पता नहीं कितने साल गुजर चुके हैं, उसमें अगर उनको तकरीबन 1100 गाड़ियाँ अगर देने का फ़ैसला कर लिया था तो इसमें क्या मसला है? और उन्होंने कहा कि ये बेसिकली हुआ ये है कि जिस कंपनी को हमने मुआहदा किया जिसके साथ, उस कंपनी के जो कंपेटिटर हैं उन्होंने शायद सेनेट की कायमा कमेटी को ये चुगली लगाई, अगेन वो विसल ब्लोअर बने और उन्होंने कहा कि इसको चेक करें, और वो सारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया। तो इस पे बेसिकली तफ्तीश होनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो कौन है और उनके अकाउंट्स खोल के देखना चाहिए। सो अब ये चल रहा है, लेकिन अगेन जैसे कि आपने फरमाया बात 1100 गाड़ी देने की नहीं है, बात ये है कि ठीक है FBR को ज़रूरत भी होगी, लेकिन जब 800 सीसी गाड़ी मार्केट में मौजूद है, बल्कि अब तो शायद 650 सीसी गाड़ी भी मार्केट में अब तो सर इलेक्ट्रिक भी मौजूद है जी, तो फिर 1200 प्लस सीसी गाड़ी देने की वजह सरकार को अपने अवाम को बतानी चाहिए था। सर बिल्कुल, ये देखें गाड़ी का मामला जो है ना, ये किसी भी महकमे में, किसी भी इदारे में, प्राइवेट और पब्लिक हो, बड़ा सेंसिटिव मामला होता है सर। इधर देखें एक मेंटालिटी है किसी भी शख्स की कि कामयाबी की निशानियाँ क्या हैं। एक है ये कि जी आपके पास अच्छी
नौकरी हो या अच्छी पोजीशन में अच्छा कारोबार हो मेहनत करके, उसके बाद घर हो आपका जो आपके अपने नाम हो, किराए पे ना हो, ये एक अचीवमेंट होती है। और तीसरी और मतलब इक्विवेलेंट टू हाउस है कि आपके पास गाड़ी हो, 4 व्हीलर जिसे कहते हैं, वो हो आपके पास, तो आप कहते हैं यार कि आई हैव मेड इट। तो गाड़ी को लोग बड़े हो जाते हैं। अब जाहिर है सब लोग ये नहीं कर सकते, अलबत्ता अगर आप कॉर्पोरेट किसी कंपनी में हैं या आप सरकारी नौकरी पे हैं तो ये चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। अच्छा सर, बाकी जो आपके बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए। बैंक्स की सर एग्जांपल ले लें अगर आप, तो बैंक्स जो हैं वो अपने सीनियर एम्प्लॉयज़ को एक ब्रैकेट दे देते हैं। पहले वो सीसीज़ में होती थी कि यार 1000 सीसी 2000 सीसी, अब सीसी का कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बैटरी है। हाइब्रिड गाड़ी जो है उसके अंदर सीसी इंजन लगाएंगे, लेकिन वो हाइब्रिड गाड़ी अगर 1000 सीसी है लेकिन हाइब्रिड है तो वो शायद 2000 सीसी में महंगी हो। सो सीसीज़ के बजाय वो बजट मुकर्रर कर देते हैं कि जी आपका बजट है 50 लाख 30 लाख 60 लाख करोड़ 1.5 करोड़ जितनी की भी गाड़ियाँ लेनी है, लेकिन वो गाड़ी मिलेगी आपको 0% इंटरेस्ट पे। ठीक है, आप गाड़ी जो है आपकी सैलरी के साथ हम उसकी वैल्यू एक करते रहेंगे, उसके बाद उसकी बुक वैल्यू लग जाएगी, बुक वैल्यू पे आप हमसे 3-4 साल पे ख़रीद लीजिए गाड़ी। होता क्यों है सर ये तब तक ऑफ़र है एक बैंकर के पास जब तक वो उस कंपनी में एम्प्लॉयड है। तो अब सर अगर आपको ज़बरदस्त एक SUV मिल गई है और आप नौकरी में भी खुश हैं और गुड हैं अपनी नौकरी में, तो आपका रिटेंशन रेट बैंक के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि ये नौकरी छोड़ के जाएगा नहीं, तो वहाँ ये इस तरह यूज़ हो रहा है, यूटिलाइज़ हो रहा है। और आप ये देखें कि आप तो बहुत ऊंची पोस्ट की बात कर रहे हैं, बैंकर्स जो थोड़े से निचली पोस्ट के होते हैं उनको भी 0% नहीं लेकिन बहुत कम मार्कअप पे गाड़ी मिल जाती है। सो अगेन वो इसीलिए होता है कि जब तक कोई एम्प्लॉयड रहेंगे वो मार्कअप उसका बहुत कम रहेगा, चूँकि ये मुमकिन ही नहीं है सिंगल डिजिट। तो ये बिल्कुल उसके लिए इस्तेमाल होता है। सरकारी देखिए अगेन सर, सरकारी जो मुलाजमीन या बेसिकली अफसरान हैं हम उनके दुश्मन नहीं हैं। अगेन वो क्लेम यही करते हैं कि जी हम अगर प्राइवेट सेक्टर में होते तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते, हम सरकारी सेक्टर में आए थे मुल्क की खिदमत करने, तो आप हमें जो है आपको किसी ने कहा है आज तक? सही, सारे सरकारी अफसरान यही कहते हैं। सो चलो ठीक है फाइन, लेकिन फिर वही बात है ना कि फिर देन द परफॉर्मेंस, मतलब ये जो आपके बैंक्स आपने जिक्र किया या जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके फिर KPIs होते हैं बड़े तगड़े, बिल्कुल उनके फिर वो ROIs होते हैं, उनके फिर वो आपने सालाना नंबर्स दिखाने होते हैं कि प्रॉफिट कितना किया बैंक ने। एग्जैक्टली, तो फिर वो सरकार को भी दे देने चाहिए सारी आसाइशें अगर नंबर्स नजर आ रहे हैं तो फिर दें। और इसके अंदर मसला ये था कि FBR के नंबर्स हमें पता है कंसिस्टेंटली जो है वो परफॉर्मेंस वो अप टू द मार्क नहीं रही। बहरहाल सर यहाँ पे हमने जाना है ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर बात करनी पड़ेगी शालमी की। सर हमें सर शालमी में छापा पड़ा सर, करोड़ों के सर नॉन ड्यूटी सिगरेट जो हैं वहाँ से जब्त हुए हैं और लोग जो हैं वो सुना है बड़े परेशान हैं। यहाँ पे सिगरेट मार्केट जो है सर वो टबैको मार्केट बेसिकली वो इंटरेस्टिंग इस वजह से कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सिगरेट आ रहे होते हैं। एक जो मेड इन पाकिस्तान होते हैं आपके, जो यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे पैकेज होते हैं, यहाँ पे सेल होते हैं, उनकी प्राइस भी थोड़ी बेहतर होती है। फिर एक इंपोर्टेड कैटेगरी के होते हैं जो कि आपने बेसिकली स्मगल्ड सिगरेट होता है। और तीसरा सिगरेट सर वो होता है जो कि इंपोर्टेड होता है लेकिन लीगली इंपोर्ट हुआ होता है, वो भी एक कैटेगरी होती है। सो एक बड़ी वेरिड किस्म की एक मार्केट है यहाँ पे। हमने आज से लास्ट वीक ये खबर की थी कि स्मोकिंग डेथ्स जो हैं साउथ एशिया के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 पे आया अकॉर्डिंग टू वन पर्टिकुलर स्टडी, और उसके ऊपर भी हमने तफसीली बात की थी। लेकिन अब ये शालमी के अंदर छापा पड़ा, जो हमें पता है कि शालमी के अंदर दीगर चीज़ें जो हैं उनकी एक मार्केट है, वो हर चीज़ की मार्केट है। और सिगरेट लेकिन अलबत्ता जो है वहाँ पे स्मगल जो है वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये छापा मार के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिगरेट जो है वहाँ से जब्त कर लिया। हाँ जी, ये बहुत आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान में ना टोबैको मार्केट बहुत स्ट्रेंज है। उसकी वजह ये है कि टोबैको के या सिगरेट के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो ममनू है बाय, मतलब सिगरेट तो ममनू नहीं है लेकिन स्मगल्ड सिगरेट जो कि ऐसे धड़ल्ले से आपको हर किराने की दुकान पे या खोखे पे नज़र आए, बिल्कुल सामने लगाए हुए। ऐसा भी नहीं है कि वो आपको कोई नीचे से निकाल के देता हो, उसने बिल्कुल सामने सजाए की होते हैं, डिस्प्ले किए होते हैं। सो ये बहुत स्ट्रेंज है। अगेन इसके ऊपर बहुत सालों से क्रैकडाउन चल रहा है। बहुत शकूक व शुबहात भी जन्म लेते हैं कि जी मतलब
हम ये भी नहीं कर सकते कि इसको बंद कर दें, और अगर इसको हम नहीं बंद कर पा रहे तो उसके पीछे फिर बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज जन्म ले लेती। सो बुनियादी बात ये है कि हम तो जब लास्ट टाइम आपने जिक्र किया कि हम इसकी बात करते, ज़ाहिर है सिगरेट तो एक ऐसी चीज़ है जिस पर पूरी दुनिया का इत्तफाक है कि ये सेहत के लिए ख़राब है, बुरी चीज़ है, इसको कभी भी नहीं इंडोर्स किया जा सकता। लेकिन अगर किसी ने ज़रूर पीना ही है तो हम तो यही रेकमेंड करते हैं कि पाकिस्तानी पिएं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी सिगरेट जो है वो मेरे कई जानने वाले हैं जो कि काम करते हैं पाकिस्तानी सिगरेट वाली कंपनियों में, तो वो बताते हैं कि हमारे यहाँ भी जो सिगरेट बनता है वो बनने के बाद, गोदाम में रखने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, वो इवेंचुअली जब आपके रिटेलर तक आता है तो 4 महीने उसको हो चुके होते हैं। फ्रेश तरीन 4 महीने पुराना होता है। 4 महीने इज़ द फ्रेशेस्ट। ये जो आप स्मगल्ड सिगरेट पी रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान के रास्ते खोते पे लद के आ रहा है, वो तो धूपें खाता हुआ, वो तो पता नहीं कितने साल पुराना है, तो वो आपकी सेहत को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए एक तो सबसे बड़ी बात ये कि नॉट जस्ट बिकॉज बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी, बट अपनी सेहत का ख्याल। बिल्कुल। और इसकी सर सॉरी एक और भी चीज़ है कि एक जो सिगरेट पीते हैं अभी भी, वो एक ब्रांड लॉयल्टी नहीं मैं कहूँगा उसको, उसकी ब्रांड की शो जो है कि जी मैं लोकल नहीं पीता, मैं इम्पोर्टेड पीता हूँ, क्योंकि ये उस चीज़ कई केसेस में डबल द प्राइस होता है। ब्रांड भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन वो क्योंकि इम्पोर्टेड है तो जी मैं इम्पोर्टेड पीता हूँ तो इसलिए मैं उसका प्रीमियम देता हूँ, तो ये लोग थोड़ी इस बात की शो भी मारते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। और इसका अगर इसका जो है ना, मतलब अगर ये साइकी है तो इसका हुकूमत पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए, और हुकूमत पाकिस्तान को करना ये चाहिए कि कोई प्रीमियम ब्रांड्स इंट्रोड्यूस करा दे खुद, और वो प्रीमियम खुद ले। और इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हम पहली ब्रेक में चाइना की बात कर रहे थे। सो दुनिया में मेरे ख्याल में जितने महंगे सिगरेट के ब्रांड्स, कुछ ब्रांड्स चाइनीज़ हैं, वो आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे, और लोकल चाइनीज़। और उसकी वजह ये है कि वहाँ पर जो अमीर चाइनीज़ हैं वो एक दूसरे को वन अप करने के लिए उन्होंने रखा होता है कि मैं कितना महंगा सिगरेट पीता हूँ। सो अगेन मतलब सिगरेट, मुझे तो समझ नहीं आती कि सिगरेट तो सिगरेट ही होता है, कितना को अच्छा हो सकता है, लेकिन बहरहाल जो शौक रखते हैं उनको पता होगा। बुनियादी बात यह है कि जो इसमें मेरा एक सवाल जन्म लिया, बड़ी अच्छी बात है किसी ने कॉन्फिस्केट कर लिए स्मगल्ड सिगरेट से, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि अल्कोहल जब पकड़ी जाती है तो उसको एक बहुत बड़ा शो लगाया जाता है, एक्टर्स को भी बुलाया जाता है, बुलडोज की जाती हैं, आगें लगाई जाती हैं। कभी आपने इस तरह का कोई स्पेक्टिकल देखा है कि सिगरेट जो है कॉन्फिस्केटेड, उनको कोई आग लगाई गई हो, उनको कोई बुलडोज किया, या किसी मेज़ पे चादर बिछा के नुमाइश ही कर दी गई हो और साथ को 2-4 लोग बिठा दिए गए हो कि यार इनके पकड़े हमने सिगरेट, ऐसा हमने नहीं देखा। तो ये कॉन्फिस्केट तो हो गए हैं, अब इस कॉन्फिस्केट के बाद ये कहाँ रहेंगे, इसके बाद का हमें कुछ नहीं पता। एग्जैक्टली। सर आपने मुझे जो शराब की बोतलों वाली बात कर दी, जो ये इनको जलाते हैं, पहले उनको तोड़ते हैं, बुलडोज करते हैं, फिर जलाते हैं। तो सर देखिए, अब वो चीज़ अगर यहाँ आ गई है, फ़र्ज़ करें मतलब शराब यहाँ पे बैन है, किसी को नहीं उसके अंदर इंडल्ज करना चाहिए और यहाँ पे बैन ही रहनी चाहिए, जो गवर्नमेंटल पॉलिसी है वो ठीक है अपनी जगह, उसको वो चल रहा है, इतनी देर से अभी भी चला रहे हैं, इसके ऊपर कोई डिबेट करने का किसी के अंदर एपेटाइट ही नहीं है। जब एपेटाइट होगी तो हम भी बैठ के डिबेट कर लेंगे, फ़िलहाल नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ यहाँ पहुँच गई है तो आप ये भी तो कर सकते हैं कि उससे आप किसी फॉर्म में आप रेवेन्यू तो कमाएं, मतलब बेच के नहीं भाई, आप खाली कर दें उसको और जो उसके अंदर लिक्विड है उसको जला दें। फ़र्ज़ करें जो वो बॉटल इटसेल्फ है, आप फ़ोन करें यार छोटी डिस्टिलरी है कि जी आपकी ना इतनी कुछ 10,000 20,000 30,000 बोतल जो है वो इकट्ठी हो गई यहाँ पे, तो इसका क्या करें, हम इनको तोड़ दें। वो ज़ाहिर है कहेंगे नहीं यार हमें वापस कर दें, हमारा को खर्चा कम हो जाएगा, हम उनकी रिफिलिंग जो भी उसका मैकेनिज्म होगा, आई एम श्योर कि दुनिया जहान के अंदर आप प्रोसेसेस ये होंगे कि मतलब क्योंकि वो नहीं चाहते कि हर चीज़ टूटे, कोई रिसाइकलिंग का मकसद होगा, तो यहाँ से गवर्नमेंट टू मतलब किसी कंपनी एक डील हो सकती है। सर उससे ज़्यादा वो होटल्स, वो पाकिस्तानी होटल्स जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ही लाइसेंस दे रखा है टू सर्व अल्कोहल टू फॉरेनर्स, तो ये बोतलें आप उन्हीं को दे दें और उनसे आप ना सिर्फ टैक्स, बल्कि आपने तो छापा मार के बरामद ही की थी ना, आपको तो उसकी कोई पैसे कॉस्ट ही नहीं पड़ी, आप उसकी कॉस्ट भी लें, ऑन टॉप ऑफ दैट कॉस्ट आप उनसे टैक्स भी लें, और वो आप उस होटल को दे दें जिस होटल को हुकूमत पाकिस्तान ने ही लाइसेंस दे रखा है लोकल का, तो आपके पैसे बन गए।
अगेन मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक मुल्क जिसको सबसे ज़्यादा इस वक्त पैसों की ज़रूरत है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़र मुबादला ऑलरेडी बाहर जा चुका है। देखें, अगर कोई इंपोर्टेड बोतल यहाँ पे आई है, आपने उसको कॉन्फिस्केट किया है, वो जब आई थी किसी ने किसी बहाने से, किसी हुंडी से, हवाले से, लीगल चैनल से यहाँ से पहले पैसे भेजे थे तो वो यहाँ पे पहुँची ना। अब रियासत को, सरकार को उस पर ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। आप अब जब इसको बेच देंगे, होटल के हवाले कर देंगे, तो आप ना सिर्फ वो नुकसान कवर करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप इस पे एक बहुत एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट कमाएंगे। इस वक्त हमारा इकोनॉमी सबसे बड़ा मसला है। हर वो जगह जहाँ से हम इसको कवर कर सकें, मेरे ख्याल में तो हमें करना चाहिए। हाँ सर, ऑब्वियसली उसके अंदर गवर्नमेंट की एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि उसकी जो कॉनोटेशन है फिर क्या है कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ बूज नाउ, ये वो। बट तो फिर आप वो लाइसेंस वापस लेना जो आपने होटल से यही कह रहा हूँ कि द गवर्नमेंट इन एक कैपेसिटी में इज ऑलरेडी इन दैट बिजनेस। आपने अलाउ तो किया हुआ है ना, बल्कि अलाउ क्या किया हुआ है, जो सबसे पुरानी है उसके बाद अभी वेरी रिसेंटली नई भी ब्रूरीज यहाँ पे हुई हैं, 3 डिस्टिलरीज हैं, 2 ब्रूरीज हैं, मतलब वो चाली रहे ना, वो हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देती हैं, बल्कि उनमें से एक तो क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान में टॉप 10 टैक्स पेयर्स में से एक हैं। सर वापस सर सिगरेट पे अगर आ जाए तो इसके अंदर भी जो मैकेनिज्म है वो बड़ा ज़रूरी है। सर आपको पता है ना कि ये जो बेसिकली जो टबैको कंपनीज़ हैं, मतलब जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो इंटरनेशनल पाकिस्तान के अंदर हैं और जो पाकिस्तानी हैं, वो गवर्नमेंट को बड़ा लॉबी करती हैं इस इलीगल स्मगलिंग को रोकने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी सेल मुतासर होती है। अब ये छापा पड़ गया शालमी के अंदर, तो उन्होंने भी ज़ाहिर है इसके अंदर अपना हिस्सा डाला होगा जी कि इस चीज़ को रोकें। मतलब वो मीडिया को यूज़ करते हैं, क्योंकि एडवर्टाइज़ तो वो कर नहीं सकते, तो उनकी एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है क्या, उनकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है क्या? उनकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट इफेक्टिवली एक लॉबीइस्ट डिपार्टमेंट है जो इन चीज़ों को रोकने की कोशिश करती है। हम तो उल्टी बात कर रहे हैं कि भाई आपका एक और कंपेटिटर लॉन्च कर दे गवर्नमेंट कि यार देखें आप एक चीज़ दे रहे हैं इतने की, एक लेट से डब्बी मुझे नहीं पता कितने की होती है, 500 रुपए की फ़र्ज़ करें, तो वो डब्बी जो है 1000 रुपए की है, उसको आप लीगलाइज करके कर दें 2000 रुपए का। तो ये तो जो ऑलरेडी जो बना रहे हैं यहाँ पे उनका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है कि यार उसको एक ऐसी प्राइस पे रखें कि बिल्कुल ही एक नीश, एक बुटीक किस्म का शख्स, जैसे चाइना का आपने हवाला दिया, उस तरह का शख्स जो है वो कहे यार कि मैं अभी 2000 की लूँगा डब्बी। देखिए, बुनियादी बात है, सरकार को समझना चाहिए कि अगर वो स्मगलिंग नहीं रोक सकेंगे तो यहाँ पर जो लोग इन्वेस्टमेंट करके आए हैं, इस बिज़नेस में हैं, वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे प्राइस वाइज, और वो जब प्राइस वाइज मुकाबला नहीं कर सकेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस छोड़ के जाना शुरू कर देंगे। जब वो बिज़नेस छोड़ के जाना शुरू करेंगे तो टैक्स कलेक्शन बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाएगी। सो ये अगर रियासत चाहती है कि वो टैक्स कलेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा करे, तो फिर मतलब ये कोई, आप किसी भी फील्ड में ले लें, आपका कंपेटिटर अगर स्मगल कर रहा है, आपका कंपेटिटर अगर टैक्स नहीं दे रहा, आपका कंपेटिटर अगर बिजली का बिल नहीं दे रहा, आपका मतलब ये सारे ओवरहेड्स होते हैं ना बिज़नेस के। आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब आपके अगर किसी एक मार्केट में आपकी दुकान है, कपड़े की मार्केट है आपकी, उसमें दुकान है, उसमें अगर 4 लोग ऐसे हैं जिनकी साजबाज हुई हुई है डिस्को के साथ, वो बिजली का बिल नहीं देते, पूरी मार्केट उनसे मुकाबला ही नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो रेट इतना नीचे ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो एक बिल ही नहीं देना। इसी तरह कोई अगर एक अंडर इन्वॉइसिंग करवा लेता है तो आप पूरी मार्केट उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। सो लेस मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपने 2 नंबरी रोकनी है, क्योंकि अगर आपने किसी एक बंदे को 2 नंबरी से ना रोका तो इवेंचुअली बाकी मार्केट के जितने प्लेयर्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगी सिवाय इसके कि वो भी 2 नंबरी शुरू कर दें। हाँ, और सर ऑब्वियसली हम इन चीज़ों को चाहते हैं कि स्ट्रीमलाइन हो। देखिए, या तो यहाँ पे पॉलिसी बन जाए कि जी सिगरेट जो है अब हमने भी इस्टेब्लिश कर ली है, जैसे कनाडा करने की कोशिश कर रहा है, स्कैंडिनेवियन कंट्री करने की कोशिश करें कि इसको हम निकाल दें मार्केट से। वो तो यहाँ एनी टाइम सोन हो नहीं रही चीज़, यहाँ तो सिगरेट इज़ हेयर टू स्टे। तो क्यों ना ये जो 3 वेरिएशंस हैं, इंपोर्टेड, इलीगली इंपोर्टेड एंड लोकल, इन तीनों के अंदर आप कहें जी कि ये कर सकते हैं आप, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल करें, हमारे थ्रू आएँ ताकि इसको हम स्ट्रीमलाइन कर लें। सर इसको भी अगेन आगे जाते हुए हम देखना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री में, बल्कि मैं तो चाहूँगा टोबैको इंडस्ट्री किसी शख्स को बुला के एक दिन उससे हम तफसीली गुफ्तगू करें। बहरहाल वक्त ख़त्म हो जाता है हमारा, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।